नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ अरब देशों के लोगों के ट्वीट्स बड़ी मात्रा में शेयर किए गए और इंडिया में इन्हें दिखा दिखाकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि अरब के लोग भारत सरकार से काफी नाराज हैं और इससे भारत और अरब देशों के रिश्तों पर असर पड़ रहा है। इन ट्वीट्स के आधार पर देश के बड़े बड़े कुछ नामी, अब जो पूर्व हो चुके हैं, ऐसे पत्रकार इन ट्वीट्स पर जमकर ज्ञान बांट रहे हैं और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश में लगे हैं। दरअसल इन अरबी ट्विटर हैंडल से एक तो बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और दूसरे सोनू निगम के कुछ पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट्स को ट्वीट करके भारत की इस्लाम विरोधी छवि बनाने की कोशिश की गई। कुछ ट्वीट्स में इनको पर्सनल लेवल पर धमकी थी तो कुछ में पूरे देश को कि अरब से मिलने वाला फंड बंद कर देंगे, भारतीय प्रोडक्ट को बैन कर देंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इन ट्वीट्स और इन ट्वीट को करने वाले यूजर्स का सच क्या है, ये जाने बिना ही देश के कथित बुद्धिजीवी और बड़े तुर्रमखा पत्रकारों ने अपने अपने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल दिए और उनके भक्त भी उनको देखकर खुश हो गए। लेकिन अब जो सच्चाई वीके न्यूज आपको दिखाने जा रहा है, उसके बाद वो वीडियो बनाने वाले और उनके भक्त दोनों को छिपने के लिए कहीं जगह ढूंढनी पड़ेगी या फिर उन वीडियोस को अपने अपने प्लेटफॉर्म से डिलीट करना पड़ेगा। पहले बात इस ट्विटर हैंडल की। बताया गया है कि ये ओमान की राजकुमारी है और उन्होंने धमकी दी है कि अगर भारत में मुसलमानों पर अत्याचार नहीं रुके तो वे सभी भारतीयों को ओमान से बाहर निकाल देंगी। इस ट्वीट को कई भारतीयों ने तो रीट्वीट किया ही, कई वेबसाइट ने इस पर खबरें भी बनाई। लेकिन अकल के इन अंधों ने यह नहीं देखा कि यह अकाउंट पहली बात तो वेरीफाइड ही नहीं है, इसमें इसकी सत्यता की जांच की जानी चाहिए थी। लेकिन यहां तो छोड़िए, पाकिस्तान के मूर्खों ने भी इसकी जांच किए बिना ही इसको रीट्वीट किया, जिसमें पाकिस्तान के बड़े पत्रकार हामिद मीर भी शामिल थे। इनके अलावा पाकिस्तान के विदेश मंत्री एसएम कुरैशी तक ने इस ट्वीट पर बयान जारी करते हुए कहा कि गल्फ एग्जाम्पल के लिए ओमान ने कहा है कि उनके मुल्क में काम कर रहे इंडियंस चले जाएं। लेकिन इनके किए कराए और अरमानों पर तब पानी फिर गया जब खुद ओमान की प्रिंसेस मोना बिन्त फहद अल सैदी ने एक बयान जारी कर कहा कि मेरे एक फर्जी अकाउंट के जरिए एक विवादित पोस्ट पब्लिश की गई है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, ऐसी चीजें ओमानी समाज को मंजूर नहीं है। मैं फिर कंफर्म करती हूं कि मैं सोशल मीडिया पर केवल @HH मोना अल सैद इंस्टाग्राम और @मोना फहाद 13 ट्विटर के जरिए मौजूद हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह हरकत है किसकी, तो जैसे कि इसे पाकिस्तान में ज्यादा रीट्वीट किया गया तो इसके पीछे उसी का दिमाग होगा। जांच की गई तो पता चला कि यह पाकिस्तानी शरारत ही थी और इसके पीछे पाकिस्तानी आर्मी का दिमाग निकला। पहले इस ट्विटर हैंडल का स्क्रीन नेम @पाक फौज मतलब पाक आर्मी था, जिसे बदलकर @सैयदा मोना किया गया। उस पर मोना की फोटो लगाई गई और बायो में ओमान की राजकुमारी भी लिखा गया ताकि ट्विटर पॉलिसी के तहत ब्लॉक होने से बचा जा सके। इसके बाद उस अकाउंट से भारत के खिलाफ ट्वीट किया गया और पॉलिसी के तहत इस ट्वीट के स्क्रीनशॉट को वायरल कराया गया। अब आपको इससे लिंक मिल गया होगा कि भारत में अरब के नाम पर ट्वीट करके कौन फर्जी दहशत फैलाना चाह रहा है। अब बाकी ट्वीट्स की और उन यूजर्स की बात जो अरब के हैं और जिन्होंने सोनू निगम या फिर तेजस्वी सूर्या के मसलों पर ट्वीट किए। पहले बात इस मोहतरमा की, क्योंकि देश के एक बड़े पत्रकार ने इनके ट्वीट्स को अपने वीडियो में बार बार जिक्र किया। इनका नाम है नूरा अल घुरैर। इनका ट्विटर हैंडल भी वेरीफाइड नहीं है, मतलब ये कोई बड़ी हस्ती नहीं है, फेक अकाउंट भी हो सकता है, लेकिन हम इसे फेक नहीं कहेंगे। आप सिर्फ इस मोहतरमा के ट्वीट्स पर नजर डालिए। जब हमने इनके ट्विटर अकाउंट को खंगाला तो हमें बड़ी हैरान करने वाली बातें दिखी। एक तो इनके कई सारे ट्वीट्स भारत के खिलाफ थे, मतलब उनमें इंडिया, इस्लामोफोबिया और आरएसएस से जुड़े ट्वीट्स की भरमार थी। और दूसरी हैरान करने वाली बात यह थी कि मोहतरमा उन ट्विटर यूजर्स को भी लगातार रीट्वीट करती है जिनके भारत को धमकी देते स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए हैं। मतलब ये एक ही गैंग के मेंबर है और इस गैंग का कोई ना कोई सरगना जरूर है। जब हमने उन बाकी यूजर्स के भी ट्विटर अकाउंट को खंगाला तो उनमें भी यही बातें मिली। एक तो इनके ज्यादातर ट्वीट
भारत को डिफेम करने वाले और भारत को इस्लाम विरोधी और आरएसएस के खिलाफ थे, और ये सब एक दूसरे को रीट्वीट करते हैं। मतलब ये सारे एक ही गैंग के मेंबर हैं, इसका ट्वीट वो रीट्वीट करता है, उसका ट्वीट वो रीट्वीट करता है। इनमें से एक यूजर अल नसर का ट्विटर अकाउंट वेरीफाइड है। जब हमने पता किया तो मालूम पड़ा कि ये वहां के व्यवसायी है। बाकी किसी का भी ट्विटर हैंडल वेरीफाइड नहीं मिला। एक और ट्विटर अकाउंट था जो वेरीफाइड था, ये भी पता चले कि वहां के व्यवसाय करने वाले लोग हैं। मतलब ट्विटर के लिए विश्वास लायक नहीं है, इसलिए उन्हें ब्लू टिक नहीं दिया गया ज्यादातर लोगों को। इनमें से कई लोगों के ट्वीट देखकर यह साफ पता चलता है कि इनका एजेंडा आरएसएस को आतंकी संगठन की तरफ पेश करना है, क्योंकि इन्होंने अपने ट्वीट में इस शब्द पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया हुआ है। उन्हीं यूजर्स के कुछ ट्वीट्स बीजेपी के खिलाफ भी दिखते हैं, लेकिन इनकी पूरी ट्विटर हैंडल हमने खंगाल लिया। इनके ट्वीट्स में हमें बीजेपी के अलावा भारत की किसी भी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ कोई ट्वीट नहीं मिला। अब बात एक और ट्विटर हैंडल की जिसको लेकर भारत में बड़ा बवाल मचा, वो है OIC-IPHRC। गौर करने वाली बात यह है कि यह भी वेरीफाइड अकाउंट नहीं है, लेकिन इसके बावजूद देश के बड़े जो फिलहाल पोर्टलों की आड़ में एजेंडेबाजी करने में लगे हैं, ऐसे पत्रकारों ने बिना इसकी जांच किए वीडियो बनाए और कहा कि OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के ये ट्वीट है। दरअसल आपको बता दें कि यह संगठन 57 मुस्लिम देशों का एक संगठन है। इसके नाम पर यह ट्विटर अकाउंट बनाकर यह बताया गया कि OIC ने भारत में मुस्लिमों के हालात पर चिंता जाहिर की है और कहा कि कोरोना फैलाने के लिए भारत में मुस्लिमों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जो भारत के इस्लामोफोबिया को दिखाता है। जब हमने इस ट्विटर हैंडल की पड़ताल की तो पता चला कि यह न तो OIC का ऑफिशियल हैंडल है, न इसका OIC से कोई लेना देना है। पहली बात तो यह कि यह रहा OIC का ओरिजिनल वेरीफाइड अकाउंट, जिससे कोई भी भारत को चेतावनी देने वाला ट्वीट नहीं किया गया है। अब ये देखिए ये किसे फॉलो करते हैं। ये जिसे फॉलो करता है उसमें सऊदी एम्बेसी से लेकर OIC और सऊदी के राजघराने के लोग शामिल हैं, लेकिन इसे जितने लोग फॉलो करते हैं उसमें एक भी वेरीफाइड अकाउंटधारी यूजर नहीं है। मतलब ये भी एक फेक अकाउंट है जिसकी जरा सी भी विश्वसनीयता नहीं है। अब थोड़ी सी बात उस UAE की राजकुमारी की भी कर लेते हैं, जिसे भारतीय मीडिया के एक धड़े ने उनके ट्वीट के बाद हाथों हाथ लिया था। वैसे तो एक कथित राजकुमारी है और कईयों ने इनके इंटरव्यू करके इन्हें खूब प्रचारित करने की कोशिश की, लेकिन क्या असल में हिंद अल कासिमी UAE की राजकुमारी है? वो रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती है? जी नहीं। इनके बारे में आप गूगल पर जाकर पढ़ सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारियां मिल जाएंगी। वैसे इनकी शादी कतर के प्रिंस अल थामी से 2006 में हुई थी। उनका एक बेटा भी है, लेकिन बाद में उनका तलाक हो गया और दोनों अलग हो गए। अब वे अकेली रहती हैं। उनके इस सेपरेशन को लेकर जमकर बवाल भी हुआ था और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने बेटे की कस्टडी के लिए गुहार भी लगाई थी एक वीडियो जारी करके। वैसे जो प्रिंस या प्रिंसेस होती है उन्हें अपने नाम के आगे वो लगाकर ये बताना नहीं पड़ता। रही बात इनके ट्वीट्स की, तो ये राज परिवार का नहीं बल्कि इनका निजी मत हो जाता है। एक और झूठ और नैरेटिव फैलाया गया कि पीएम मोदी ने इन लोगों के दबाव में आकर ट्वीट किया, जो बात एकदम फेक और फर्जी है, क्योंकि पीएम ने अपने ट्वीट में जो लिखा है वो शायद उन लोगों के लिए लिखा है जो रात को टीवी पर आकर जहर फैलाते हैं और जो धर्म विशेष के लोग कोरोना की इस लड़ाई में छिपकर या पत्थर मारकर इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब बात इस गैंग के लीडर की। क्या यह संयोग हो सकता है कि लगभग सारे ट्विटर हैंडल बीजेपी, आरएसएस और इंडिया इस्लामोफोबिया की बात करें और वे एक दूसरे को रीट्वीट भी करें और एक ऐसा माहौल सेट करने की कोशिश करें कि भारत में मुसलमान बहुत प्रताड़ित है, वो सुरक्षित नहीं है और इसके लिए आरएसएस और बीजेपी जिम्मेदार है? जी बिल्कुल नहीं, यह संयोग नहीं बल्कि प्रयोग है पाकिस्तान का। कैसे? पहले ट्विटर की फर्जी आईडी के तौर पर आप इस प्रयोग को देख चुके हैं, लेकिन वो फेक थी। बाकी फेक नहीं है बल्कि हायर्ड है और पाकिस्तान के लिए ये लोग काम करते हैं। ये हम इतने दावे के साथ क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको इंडिया टुडे का 2016 का ये आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा। इसमें बताया गया है कि उरी हमले के बाद भारत की ओर से पाकिस्तान को दिए गए जवाब से बौखलाए पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी। तब पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ हुआ करते थे। उस कमेटी का काम था कि वो ये बताए कि भारत को कैसे टैकल किया जाए।
तो उस कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिए थे जो उस आर्टिकल में आप ब्रीफली पढ़ सकते हैं। उनमें से कुछ ये थी कि पाकिस्तानी सरकार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ लॉबिस्ट और स्ट्रेटेजिस्ट को हायर करे ताकि वो अपनी बातों को दुनिया के सामने रखे और वे आरएसएस भारत में मुस्लिमों की हालत, दलितों की हालत, ईसाइयों की हालत पर लगातार नजर रखे और इन मुद्दों को लेकर भारत पर अटैक करे। यह पैदाइश उसी कमेटी की सिफारिश की है, क्योंकि पाकिस्तान के नए पीएम इमरान खान बिल्कुल उसी राह पर चल रहे हैं। वे आरएसएस के बारे में बोलते हैं, भारत में मुस्लिमों के हालात पर बोलते हैं और भारत को इस्लाम विरोधी घोषित करने की कोशिश अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी करते रहते हैं। अब बात उन ट्वीट्स के असर की। पहली बात तो ये सारे ट्विटर यूजर किसी भी सरकारी अफसर या किसी रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने वाले नहीं हैं, ना ही ये किसी देश का आधिकारिक स्टैंड है। ये निजी स्तर पर की गई बातें हैं, जैसे भारत का कोई भी ट्विटर यूजर ट्वीट करके ये कह दे कि अरब की धमकी के बाद भारत तेल का कारोबार उनसे करना बंद कर देगा, लेकिन इसके कोई मायने नहीं है। वैसे ही इन ट्वीट्स के और धमकियों के भी कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये इंडिविजुअल कैपेसिटी में किए गए ट्वीट है, ये कोई वहां की सरकार का स्टैंड नहीं है। वैसे जो लोग इन ट्वीट्स के बेस पर भारत और खाड़ी देशों के रिश्तों की तुलना कर रहे हैं, उनको याद होना चाहिए कि अभी तक पीएम मोदी को 6 इस्लामिक देश अपने यहां का सर्वोच्च सम्मान दे चुके हैं और हाल ही में भारत ने बहरीन और यूएई के साथ ही अफगानिस्तान जैसे मुस्लिम देशों को हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा भेजकर उनकी मदद की है, जिसके बाद वहां से पीएम मोदी को और भारत देश को शुक्रिया भी मिला है। और रही बात तबलीगी जमात के बहाने मुसलमानों पर अत्याचार की, तो खाड़ी देशों में बैठे इस्लामी शासक इन ट्वीट्स को आगे बढ़ाने वाले भारतीय मुसलमानों जितने मूर्ख नहीं हैं। वे जानते हैं कि भारत सरकार तबलीगियों को पकड़ पकड़ कर जेल में नहीं ठूस रही है, बल्कि उनका इलाज कर रही है, जो मुसलमानों पर अत्याचार नहीं है बल्कि बहुत अच्छी बात है। मुसलमानों पर अत्याचार क्या होता है वो उन्होंने चीन में देखा है, जो उइगर समुदाय के साथ बदस्तूर जारी है। इसलिए अरबी ट्वीट वाले प्रोपेगेंडा में आप न फंसे। और उन बुद्धिजीवी पत्रकारों से भी मेरा अनुरोध है कि मोदी विरोध के नाम पर देश विरोधी खबरों को प्रचारित और प्रसारित करने से पहले उनके बारे में थोड़ा ज्ञान जरूर इकट्ठा कर ले, वरना आने वाले दिनों में आप सच्ची भी खबरें देंगे तो आप पर कोई भरोसा नहीं करेगा। जय हिंद, नमस्कार।